हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है। दिस इज़ द फोर्थ क्लास। आज हम फोर्थ क्लास शुरू करने वाले हैं और कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, परसों जो पढ़ाया था और उससे पहले जो पढ़ाया था, आई होप कि आपने उन सभी के नोट्स बना लिए होंगे। बहुत इजी सा कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से मैं आपको इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एंड एज अ ग्रामर सिखाने वाला हूँ। तो पेशेंस के साथ बने रहिएगा और चीज़ों को सीखते रहिएगा। जैसे मैंने बताया, पेन और नोटबुक आपको साथ में लेकर रखना है और अपनी सारी चीज़ों के नोट्स बनाते हुए रखना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे की सारी क्लासेस आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के बाद से आपको ये वाली क्लासेस भी समझना शुरू होता जाएगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है, एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरी क्लास से जुड़ी हुई होती है, एक रिदम बन के चलती है, एक लय बन के चलती है, एक टेम्पो बन के चलता है। सो एक भी क्लास को आप छोड़ नहीं सकते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू लीव इवन अ सिंगल क्लास, एक भी क्लास को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देखें क्लासेस तो दोबारा से आप क्लास 1 से शुरू कर दीजिएगा देखना और अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और कल जब मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की जब बात करते हैं, तो वहां पर हमने आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हमने कल बात की थी। मैंने कल आपको सारा सब कुछ बता दिया था कि भाई जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ये आई, यू, वी, दे, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, या ही, शी, इट या नेम, यही हमारे सब्जेक्ट्स हैं। कल मैंने बता दिया था। देखिए माय डियर फ्रेंड, अगर आपको लगता है, कभी कभार लगता है कि ये तो जो मैं पहले लिख चुका हूं तो मुझे भी दोबारा से लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 50 बार लिख रहा हूं तो आपको भी 50 बार ही लिखना है, बल्कि आपको और भी ज्यादा लिखना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और ये हर एक उस बच्चे के लिए जरूरी है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इट डजेंट मैटर अभी आपका लेवल क्या है, आपको इंग्लिश चाहे बिल्कुल भी नहीं आती है, एबीसीडी के अलावा आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश अगर आती है, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो भी आपको ये सारी चीजें लिखनी है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, और इन सारी चीजों को उन सब लोगों तक पहुंचाओ जिनको जरूरत है, जिनको इन सब की रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, जरूरत है। ठीक है, तो सब तक इन चीजों को पहुंचाओ माय डियर फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, मैंने आपको इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया था, इनको कैसे कैसे यूज किया जाता है। और मैंने वर्ब के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया था। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैंने बताया था आपको। थोड़ा सा इन इस कंसेप्ट के अंदर, इस चीज के अंदर थोड़ी सी कुछ चीजें रहती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया था, क्लियर फंडा हो गया था। अब मैं आपको थोड़ा सा वर्ब के बारे में फिर बताना चाहूंगा। ठीक है, तो कल का क्या था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर मैं आपको जो बताने वाला हूं वर्ब के बारे में, कहानी को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। मैंने आपको क्या बताया था कल कि इंग्लिश को हम मेन वर्ब के हिसाब से पढ़ते हैं, और दूसरा इसी का क्या था जिसमें हमने पढ़ा था, ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ा था। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा था और मोडल्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमने इसको एक मोडल्स के हिसाब से समझा था और इसी को ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ब के में पढ़ा था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये कल हमने पढ़ लिया था। आज कल हमने ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझा था। आज जो ये यहाँ पर रहता है थोड़ा सा मेन वर्ब का कंसेप्ट, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको कोई दिक्कत ना आए, आपका फाउंडेशंस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगर आपको आता है दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। राइट, आप उनको लिखते हुए चले जाइएगा। राइट, नहीं आता है तो वेल एंड गुड, आता है तो भी वेल एंड गुड। ठीक है, वो सारी मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिखाऊंगा आपको। चलिए, तो मेन वर्ब का कंसेप्ट शुरू करते हैं। देखिए, वर्ब जो होती है, आप ये समझिए कि एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एक वर्ब होती है जिसके साथ में हम आईएनजी लगा करके यूज करते हैं। ठीक है, और एक वर्ब होती है जिसके साथ में हम एस और ई एस लगा करके यूज करते हैं।
तो इंग्लिश में ये टोटल इतनी ही वर्ब है, इन्हीं का यूज होता है, इन्हीं को समझते हैं, इन्हीं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा तो कोई यूज ही नहीं होता, इंग्लिश का यही सारा सब कुछ यूज होता है। लेकिन इनके काम क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, एक बार ये हमें समझ में आ गया तो हमारा बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, जो भी हमारी आगे की क्लासेस होंगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के साथ में आईएनजी और वर्ब के साथ में एस और ईएस, इनके नाम क्या होते हैं, कैसे कैसे इनको यूज करते हैं, तो ये हमें आज अभी समझना है। ठीक है, चलिए, ये जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम बोलते हैं रूटीन वर्ब। क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, रूटीन वर्ब। ये नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, मैं कभी भी ये बोलूं कि रूटीन वर्ब यहाँ पे यूज होगी तो आपको पता चल जाना चाहिए कि रूटीन वर्ब यानी कि मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हैबिचुअल फॉर्म ऑफ वर्ब। हैबिचुअल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को, हैबिचुअल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि ये हमारी जो हैबिट होती है, जिन कामों को हम एज अ हैबिट करते हैं, वो सारे भी यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आते हैं। कंसेप्ट को समझते चले जाइएगा। केवल अभी आपको कंसेप्ट के बजाय नाम को ज्यादा समझना है कि हैबिचुअल फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। तो आप बताएंगे सर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही हैबिचुअल फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, इसी को प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी का नाम होता है इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखे यहाँ पर, तो मतलब कि आपको वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ वर्ब उसको बोलते हैं। और नेक्स्ट है, इसी का जो नेक्स्ट नेम है वो है, इसी को बोलते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो कल भी हमने पढ़ा था। तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर मैं कभी भी बोलूं कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो इसका मतलब ये है कि आपको वहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ग्रामर को जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको अगर ये बोलूंगा कि यहाँ पर हमें प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, तो इसका मतलब है कि वहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए, तो ये इसके सारे नाम हैं, इन्हीं को आपको समझना है, यही इंपॉर्टेंट है। नाम हमारे क्लियर होंगे तो आगे की ग्रामर हमारी क्लियर होती चली जाएगी, और इसी से बहुत सारे हमारे कंसेप्ट तो यहीं पे क्लियर भी हो जाएंगे। आई शो यू दैट कि कैसे काम करेंगे इनके नाम। ठीक है, ये जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी को बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका नाम बताइए जल्दी से, क्या नाम है इसका, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी। जैसे फर्स्ट फॉर्म है वॉच, WATCH। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसका नाम क्या है, इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या बोलते हैं, रूटीन वर्ब बोलते हैं इसी को, या रूटीन फॉर्म ऑफ वर्ब बोल लीजिएगा, हैबिचुअल फॉर्म ऑफ वर्ब बोल लीजिएगा, इसी को इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, और इसी को प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी वर्ब है और वो अगर उसकी फर्स्ट फॉर्म है तो उसका नाम आप ये बोलेंगे, चार। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ये आपको बोलने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको याद भी करने हैं। राइट, तो क्या नाम है पहला, रूटीन फॉर्म ऑफ वर्ब या रूटीन वर्ब, हैबिचुअल फॉर्म ऑफ वर्ब, इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट माय डियर फ्रेंड्स, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि जैसे इसी को मैं लिख दूं तो WATCHED, तो ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसी को बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका नाम क्या होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट माय डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट जो वर्ब है यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट माय डियर फ्रेंड, तो ये क्या है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका नाम क्या है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि ये थर्ड फॉर्म वॉच्ड ही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को समझना है, मैं समझाऊंगा आपको कि हमें कैसे पता। देखो ये तो दोनों सेम है ना भाई,
वॉच की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो दोनों सेम है, दिखने में बिल्कुल सेम है, वॉच्ड वॉच्ड। तो जब सेंटेंस में कहीं लिखते हैं या कहीं लिखा हुआ मिलता है हमें, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है या वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ये भी तो समझना है। क्लियर? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा जो है वो सेम होती हैं, तो हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये दोनों अलग अलग हैं और सेंटेंस में इनका अलग अलग तरीके से यूज हो रखा है, तो दैट आई टीच यू, आई टेल यू। ठीक है, अब अगला आता है जिसके साथ में आईएनजी लगता है, और इसका नाम क्या होता है जब आईएनजी लग जाता है वर्ब के साथ में। जब आईएनजी लग जाता है तो वो बनता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बनता है माय डियर फ्रेंड्स? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? यानी कि जब वर्ब के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं तो उसका नाम बनता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो उसका नाम होता है परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वो होता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो दैट बिकम्स रूटीन वर्ब, उसी को हैबिचुअल वर्ब बोलो, उसी को इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलो, उसी को प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अब आता है, यानी कि ये मैंने बनाया WATCHING, वॉचिंग, राइट? अब बहुत बार हम देखते हैं कि वर्ब के साथ में तो हम एस और ईएस भी लगाते हैं, जैसे कि वॉचेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये है वर्ब के साथ में जब एस और ईएस लगता है, ये कोई भी वर्ब हो सकती है। मैंने एक एग्जांपल दिया, रीड, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, कुछ भी हो सकते हैं। सभी वर्ब का ऐसे ही होता है। ठीक है, सब वर्ब के साथ में ऐसे ही हम बनाते हैं। क्लियर? अब वर्ब के साथ में जब एस और एस लगता है तो उसका नाम क्या होता है? तो वो भी सेम ही होती है, रूटीन वर्ब। वो भी क्या होती है? रूटीन वर्ब। क्या होती है माय डियर फ्रेंड? रूटीन वर्ब। उसको रूटीन वर्ब बोलते हैं, और इसी को बोला जाता है हैबिचुअल फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। इसी को हैबिचुअल फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बोलते हैं? हैबिचुअल फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसी को बोलते हैं इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है माय डियर फ्रेंड, इसी को इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। और इसी को अब हम यहाँ पर प्लूरल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है नहीं, ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, उसको और थोड़ा सा समझना आप और लिख भी लेना। सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के साथ में जब एस और ईएस लगता है तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है। अदरवाइज तो हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हर एक वर्ब अपने आप में प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही होती है। प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही होती है। जब उसके साथ में एस और एस लगाते हैं तो उसको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बनाया जाता है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बोला जाता है। जैसे कि ये क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये हमारी हैबिचुअल फॉर्म ऑफ वर्ब है, या ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, अब एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड्स, और लिख भी लेना, समझ भी लेना इसको। ठीक है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, हो सकता है आपको पता हो, बट इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेल यू एवरीथिंग। मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको सारी चीजें बता दूं। ठीक है, चलिए देखिए, जब किसी चीज का नाम है, नाउन है, कोई चीज का नाम है, यानी कि नाउन है, कोई भी नाउन, इस दुनिया में कोई भी नाउन है, अगर हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ हम एस और ईएस लगाते हैं। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर्स, पेन है पेन्स, फोन है फोन्स, कैमरा है कैमरास, लैपटॉप लैपटॉप्स, ऐसे तो बनाते हैं। ठीक है, चेयर्स, किसी भी चीज का नाम है उसका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो एस और एस, ज्यादातर केसेज में, कुछ और भाई एक्सेप्शंस भी हैं, किसी का कुछ लग के भी बनता है, बट ज्यादातर केसेज में हम एस और एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। कंसेप्ट क्या है कि नाउन के साथ में जब एस और एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बनता है। क्या बनता है? वो प्लूरल नाउन बनता है जब एस और एस लगाते हैं।
नाउन के साथ में, यानी कि पहले से ऑलरेडी हर एक नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे कि कोई ये बुक है, चार्जर है, कुछ भी है, तो बुक्स, भाई बुक है, मान लो कि बुक अपने आप में कोई एक नाउन है, उसके साथ में हम बुक्स लगाएंगे, यानी कि एस और एस लगाएंगे, तभी तो हमारा क्या बनेगा, वो प्लूरल बनेगा, ठीक है। एस और एस तो लगाना पड़ेगा। लेकिन वर्ब के केस में थोड़ा उल्टा है, जो मैंने आपको बताया अभी, जो वर्ब का केस है उसमें थोड़ा सा उल्टा है, यानी कि वर्ब की जो अपने आप में जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो ऑलरेडी क्या है, वो प्लूरल ही है, क्या है, वो प्लूरल ही है। और इस वर्ब के साथ में जब हम एस और ईएस लगाते हैं तो फिर ये सिंगुलर बनती है मेरे भाई, ठीक है। तो क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। कंसेप्ट आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जब नाउन के साथ में एस और एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, इट्स वेरी मच क्लियर, अंडरस्टूड। लेकिन जब वर्ब के साथ में एस और एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है, ये मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इनके यूज क्या होते हैं अब मैं आपको 1 मिनट में आने वाले टाइम में मैं पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं दोबारा से। मैंने कल आपको लास्ट क्लास में जो समझाया था वो ये समझाया था कि जो सेंटेंस हम बनाते हैं, सेंटेंस को बनाने का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब का मतलब यहां पर ये समझिएगा आप कि वर्ब का मतलब अगर जरूरत पड़ी तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों पड़ती है, दैट आल्सो आई विल टेल यू, ये भी मैं आपको बताने वाला। तो यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का फंडा मैंने आपको समझाया था। मैंने समझाया था सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। ये ही, शी, इट, नेम जो चार हैं, इनको क्या बोलते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर ही बोलते हैं इनको भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, फिर ये मैंने कल आपको समझा दिया था, वर्ब का फंडा मैंने आपको समझाया कि भाई हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में ये मोडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, जो कल हमने अच्छे से पढ़ी थी। मेन वर्ब का थोड़ा सा फंडा मैंने आपको ये समझाया, इनके नाम मैंने आपको बताया, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू द नेम्स ऑफ दिस। अब फिर मेन वर्ब का जो फंडा था ये क्लियर हो गया यहाँ पर हमारा का। और ऑब्जेक्ट का मैंने कल आपको समझाया था कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो भी मैंने आपको समझाया। पहचानेंगे कैसे, ये भी मैंने आपको बताया। हाँ, एक होप कि सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होता हुआ चल रहा है। फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी और एस और एस बताया। अब देखिए इनके नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हम टेंस पढ़ते हैं, या जब हम वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, या जब हम नरेशंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जब हम टेंसेस को पढ़ते हैं, या वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को पढ़ते हैं, या नरेशन को पढ़ते हैं, ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां पर इनका यूज होता है। तो अब जब टेंसेस को पढ़ते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि जहां पर सेकंड फॉर्म आई है वो पास्ट है, तो वो पास्ट टेंस है। अंडरस्टूड हो गया भाई, क्लियर हो गया कि जैसे ही सेकंड फॉर्म आई तो वो पास्ट टेंस हमारा हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि जहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, यानी कि जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी तो वो हमेशा परफेक्ट टेंस होता है, वो हमेशा ही परफेक्ट टेंस होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, वो हमेशा ही परफेक्ट टेंस होता है। टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इनके अंदर जो एक्सेप्शंस में है, तो दैट आई टेल यू, वो मैं आपको समझाता चलूंगा, डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, राइट। अभी जो मोटा मोटा सा एक है उसको समझ लीजिएगा। तो परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो परफेक्ट टेंस बन जाएगा, जहां पर आईएनजी आता है वर्ब के साथ में तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। जब ये आएगा एस और एस यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ में एस और एस लगा हुआ मिलेगा तो वो ये तो रूटीन वर्ब, यानी कि या तो वो इंडेफिनिट टेंस है या वो हैबिचुअल फॉर्म को दिखाने का काम कर रहा है, रूटीन की फॉर्म को दिखाने का काम कर रहा है। ये चीजें इनसे हमें ऑटोमेटिक पता चलती चली जाती हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड। आई होप कि ये चीजें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, कौन सा टेंस इज गोइंग ऑन, तो ये हमें पता चल जाना चाहिए। अगर आईएनजी कहीं लगा हुआ मिल जाए तो यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस ही टेंस होगा,
ठीक है, कहीं पर हमें सेकंड फॉर्म मिल जाती है तो वो पास्ट ही टेंस होगा और सेकंड फॉर्म, ठीक है, और कहीं पर हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाती है तो वो हमेशा कौन सा होगा, परफेक्ट टेंस ही होगा, बशर्ते वो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट आई टीच यू, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको जो बताई, ये जो समझाई, आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इन सारी की सारी वर्ब की हेल्प कौन करता है, तो वो कौन करता है, वो हेल्पिंग वर्ब करता है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब इसकी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी समझा देता हूं, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। आप एक बार इसको फटाफट से लिख लो और लिखने के बाद में इसके नोट्स बनाओ अच्छे से बेहतरीन वाले, देन वी विल कंटिन्यू। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट, फ्रॉम देयर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट द थिंग्स, ओके। चलिए अब थोड़ा सा एक छोटा सा सिंपल सा रूल है वो मैं आपको समझा देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब, इनका नाम हेल्पिंग वर्ब क्यों है, ठीक है, ये हमें समझना है। क्लियर, इजी सा तरीका है, आई विल टेल यू, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है। कल थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे चीजों को लेकर के, कुछ नई चीजें मैं आपको बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब का नाम हेल्पिंग वर्ब क्यों होता है, क्योंकि ये वर्ब की हेल्प करती है, ये जो वर्ब है ना यहाँ पे लिखी हुई, इनकी हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनका नाम हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है, ये जो मोडाल्स हैं, देखो ये मोडाल्स, तो इनको मूड वर्ब भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मूड वर्ब। ये कहीं ना कहीं वर्ब के मूड, यानी कि काम के करने वाले इंसान को मूड को भी बताती है, सब्जेक्ट के मूड को भी बताने का काम करती है। खैर चलिए, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब में हमने देखा था एक तो होता है बी, बी में क्या आता है, इज, एम और आर, ठीक है, इज, एम, आर, और पास्ट में क्या आता है, वोज और वर। अब देखिए, अब देखिए, मान लो कि कोई सेंटेंस है, एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा, एग्जांपल समझिए, मैंने कहा दे आर गोइंग, ठीक है। अब हम सबको पता है कि ये जो इजम आर है ये हमेशा ही प्रेजेंट में यूज होती है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है भाई, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट में यूज होती है। ये सबको पता होता, नहीं पता है तो आप सीख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इज एम आर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट में ही यूज होती है। तो यहां से क्या पता चल गया, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है भाई, ठीक है, ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट का। ये आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी जहां पे लगा हुआ है उसका नाम देखो क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नाम उसका। तो ये प्रेजेंट और ये कॉन्टिन्यूअस, तो दे आर गोइंग, यानी कि यहीं पे मैं इसको खत्म कर दो तो कोई पूछ ले कौन सा टेंस होगा तो क्या बोलेंगे, सर ये प्रेजेंट है और ये कॉन्टिन्यूअस है। भाई ये प्रेजेंट में तो यूज होता है और ये हमारा इसका नाम कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको कंसेप्ट, दोबारा से देखो, देखो बी का कल मैंने आपको समझाया था हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उनमें एक बी होती है, बी का मतलब है इज एम आर वोज वर्ब। अब जहां पर इज एम आर आ गया तो मतलब वो प्रेजेंट हो गया और ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है, और आईएनजी जहां पे आएगा वो क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, अभी हमने समझा। तो ये प्रेजेंट और ये कॉन्टिन्यूअस, तो कौन सा बन गया, टेंस से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया, ठीक है। अगर ये ऐसे होता, दे वर गोइंग, दे वर गोइंग, बताओ कौन सा टेंस बना भाई, सिंपल पूछ रहा मैं, कौन सा टेंस बन गया ये, तो आपको पता है कि जी ये वोज वर जो है ना, जो वोज वर है भाई, ये तो पास्ट होता है, ये तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यानी कि ये किसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं भाई, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। तो ये तो पास्ट और ये क्या है, ये है कॉन्टिन्यूअस, ये लिखा हुआ ये रहा यहां पर, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। भाई ये तो प्रेजेंट है ना भाई, अंडरस्टूड हो गया ना, इजी है, और ये पास्ट है, ठीक है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल गया, क्लियर हो गया, सिंपल है, आसान है, तो ये काम करता है। अब दूसरा क्या था हमारा, दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी, वो देख लो, आप इसको लिख लीजिएगा सारी चीजों को, ठीक है। जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब थी जो मैंने आपको बताई थी वो थी हमारी डू, यानी कि डू और डज। देखो ये सिंगुलर के लिए है और ये प्लूरल के लिए है और ये सिंगुलर के लिए है।
है ना, एस और एस लगा हुआ है ना, जब वर्ब के साथ में एस और एस लगता है तो क्या होता है, सिंगुलर। तो ये सिंगुलर के लिए, और ये सिंपल फर्स्ट है तो ये प्लूरल के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या था इसका, डिड था भाई, डिड था। तो ये क्या है भाई, डू की डू, डिड और डन, ये थर्ड फॉर्म होती है, डू डिड डन। तो ये पास्ट के लिए हो गया, अंडरस्टूड है। तो ये हमारा किसके लिए हुआ, प्रेजेंट के लिए, और ये हमारा किसके लिए हुआ, पास्ट के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, एक सेंटेंस लिखा डू यू स्पीक इंग्लिश, तो हमें पहले ही पता चल गया भाई ये फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये तो हैबिचुअल फॉर्म की बात कर रहा है या रूटीन की बात कर रहा है या इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये किस में यूज होता है, ये प्रेजेंट में यूज होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया अपने आप में ही। क्या बन गया माय डियर फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, क्लियर है। तो ये इस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं इन वर्ब के साथ में आकर के, राइट। जैसे ऊपर वाला ये वाला सेंटेंस हमने देखा, डू किसमें होता है भाई, डू हमें पता है कि ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है एक तरीके से, तो प्रेजेंट है ये वर्ब का नाम क्या है इस वाली का, इसका नाम है रूटीन। तो प्रेजेंट रूटीन बोल दो, प्रेजेंट हैबिचुअल बोल दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, तो कुछ भी बोल दो आप, ये इस तरीके से इनकी हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इनका नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है माय डियर फ्रेंड। चलिए एक और आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, और वो था क्या था हमारा, हैव, हैव था हमारा, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हैव में जैसे हैज और हैव यूज करते हैं ना माय डियर फ्रेंड, और पास्ट में क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, यहां पे लिख देता हूं मैं, हैव यू, मैं आपको कह रहा हूं जैसे हैव यू रिटन, आपने लिख लिया है क्या, हैव यू रिटन, आपने लिख लिया है क्या माय डियर फ्रेंड्स, लिखते रहिएगा सीरियसली, आपके लिए ये बिल्कुल, हैव यू रिटन, अगर आपने लिख लिया तो आप बोलेंगे यस सर आई हैव रिटन। खैर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि देखो ये जो है ये प्रेजेंट में है, ठीक है, ये प्रेजेंट में है, और ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो यहां पे देखो थर्ड फॉर्म का नाम क्या है, परफेक्ट। क्या नाम है, परफेक्ट, ठीक है, क्या नाम है, परफेक्ट। ये परफेक्ट, और भाई ये प्रेजेंट, यहां से पता चल गया भाई ये हैज है तो प्रेजेंट में, तो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, कैसे हेल्प कर रही है वर्ब की, ये परफेक्ट है, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया माय डियर फ्रेंड। ये ऐसे हेल्प करती हैं एक दूसरे की, डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल एवरीथिंग आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, जितना समझ में आ रहा है समझते चलिएगा, टेंशन लेने का कोई भी काम नहीं है, जस्ट कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग, कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है, समझने की कोशिश करते रहिएगा। चलिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब इनकी हेल्प करते हैं, वर्ब्स की कैसे हेल्प करती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये प्रेजेंट में यूज होती है, ये पास्ट में यूज होती है, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, और इतनी ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यही इन्हीं हेल्पिंग वर्ब ने पूरा बवाल मचा रखा है। ये कितनी है, 10-12 सी है कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हेल्पिंग वर्ब, इन्होंने ही इंग्लिश में पूरा क्या है, बवाल मचा रखा है, इन्हीं को लेकर के कंफ्यूजन रहता है, इन्हीं को लेकर समझ में नहीं आता। भाई सिंपल है, ये प्रेजेंट ये पास्ट, ये प्रेजेंट ये पास्ट, ये प्रेजेंट ये पास्ट, वेरी सिंपल, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना बताया जा रहा है उतना समझते चले जाइएगा, लिखते चले जाइएगा, नोट्स बनाते चले जाइएगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि मैंने जो आज आपको समझाने की कोशिश की है वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। फिर भी अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आई है, तो ट्राई टू वॉच दिस वीडियो अगेन, दोबारा से देखने की कोशिश करना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पहली क्लास से देखना शुरू करना, बेहतरीन समझ बनाने के लिए, तो सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप सारे के सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं, चीज़ों को लिखते जा रहे हैं अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द चैनल, और शेयर करते रहिएगा जिन लोगों को इसकी जरूरत है, हो सकता है आपको जरूरत ना हो, लेकिन जिनको जरूरत है उन तक जरूर पहुंचाओ, ठीक है भाई। सो आज की क्लास थी, आज का एक कंसेप्ट था, कल फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे, चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको वो थोड़ा सा देख लेंगे। कल मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि चीज़ों को लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं, चीज़ों को लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं, और साथ साथ में ग्रामर में वो चीजें कैसे यूज होती हैं, ठीक है। तो कल थोड़ा सा कंसेप्ट हम लैंग्वेज का और थोड़ा सा कंसेप्ट ग्रामर का बताएंगे। ये जो एक तरीके से जो मैंने फाउंडेशन अभी तक आपको क्लियर करवाया, तो आई होप कि ये फाउंडेशन आपको क्लियर हो चुका होगा।
सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, चाहे वो फ्रेज है, चाहे वो क्लोज है, चाहे वो सेंटेंस है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे जो भी मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट के टाइप बताए, वर्ब के बताए, सब्जेक्ट के बताए, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।